सोशल मीडिया पे अकाउंट बने हुए थे और अपने नाम के पीछे से उन्होंने अपना सरनेम हटाने के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को बोल दिया था सरकार में रहते हुए। हमारे हरियाणा के स्कूलों में खास करके इस बेल्ट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, दूसरी तीसरी चौथी, वो ये पूछने गए थे ये जाट कौन होते हैं, क्या हम जाट हैं? आप ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे क्या एक जाट ही बैठ सकता है? ब्राह्मण भी बैठ सकता है, पहला हमारे पंजाबी भी बैठ सकता है, अहीर भी बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है, जिसको जनता चाहती है वो बैठता है। नमस्कार। गीतू राम तंवर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर UHBVN सोनीपत को सस्पेंड कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने जाट समाज के खिलाफ कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कुछ था, समझा कुछ गया, लेकिन बाद में उनको सस्पेंड भी कर दिया गया और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लोगों ने माफ़ किया नहीं किया वो एक अलग विषय है। लेकिन जो हमारे राजनेता है वो जाति को लेकर अलग अलग बयान देते हैं, समाज में उनका मैसेज भी गलत जाता है, समाज टूटने का काम भी नेता करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपना वोट बैंक के लिए, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती और वो लोग समाज को जाति के आधार पर बांटने का कई बार काम कर भी चुके हैं, लेकिन बाद में नेताओं का कोई ज़्यादा उन पर कोई बात नहीं आती, ना ही उन पे कोई एक्शन लिया जाता है। गीतू राम तंवर जैसे अधिकारी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ पूरे हरियाणा में, क्योंकि चूंकि हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, तो हरियाणा को एग्जाम्पल मान करके, केस स्टडी मान करके, क्या सिर्फ एक गीतू राम तंवर हैं? आपको नहीं लगता कि ऐसे गीतू राम तंवर हर समाज में हैं? और ये क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ जो अधिकारी पावर में है सिर्फ वो ऐसा कर रहे हैं? आपको नहीं लगता पिछले काफ़ी समय से हमारे नेता जिनको हम चुन करके देश की, प्रदेश की, अपने ज़िले की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए भेजते हैं, उनकी स्टेटमेंट आप पिछले दिनों देखो और ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आपको नहीं लगता वो सब भी इक्वली जिम्मेदार है? वो सब भी गीतू राम तंवर की तरह ही हैं जिन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम व्यक्ति को उसकी कास्ट से पहचाने, उसके कास्ट से ही जाने। 2016 का जो हरियाणा में एक दंगे हुए थे जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर, या जो भी उस टाइम पे 35-1 का जो नारा दिया गया था, वो भी तो एक जाति के बीच में या जातियों के बीच में बंटवारा करने का ही एक प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ नेता जो है वो सफल भी हुए। राजकुमार सैनी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने 35-1 को लेकर उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही, कई जनसभाओं में ऐसा कहा। फिर इसके बाद कुछ जाट समाज के नेताओं ने जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने तो कुछ जाट समाज के बड़े लोगों ने इस पर भी टिप्पणी की थी, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सब लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे पदों पर है, संवैधानिक पदों पर भी हैं, लेकिन उन पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विजय, एक्शन की जहाँ तक बात है, जो एक्शन का दबाव डालने वाले हैं, अगर वो ही ये बात कहें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये किस महान शख्सियत ने कहा था कि फलां समाज के लोग कंधे से नीचे मजबूत होते हैं, सबको पता है कि उन महान शख्सियत का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आज के दिन मनोहर लाल खट्टर से ज़्यादा ताकतवर कम से कम हरियाणा प्रदेश में नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं
कि सुपर सीएम हैं, रिमोट कंट्रोल से हरियाणा को वो चलाते हैं, जो कुछ भी हरियाणा में डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार जाट महासभा में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद हूँ। उस समय वो मुख्यमंत्री दिल्ली के हाँ जाट महासभा में। तो आप अभी देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन है, और राजकुमार सैनी की आपने बात की, यशपाल मलिक की बात भी हम करेंगे। जाट आरक्षण का माहौल था, 35-1 तक का जो ऐसी परिस्थितियां हुई कि 35-1 तक का नारा लोगों ने लगाया। और मुझे तो सबसे जो ना एक डिस्टर्बिंग जो बात याद है कि हमारे हरियाणा के स्कूलों में, खास करके इस बेल्ट में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, दूसरी तीसरी चौथी, वही पूछने गए थे ये जाट कौन होते हैं, क्या हम जाट हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हमने अपने कानों से सुनी हुई है। बच्चे आकर पूछते थे कि क्या हम जाट हैं, और अगर हम जाट हैं तो हमें गलत क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि उस समय जो कुछ हुआ, ऐसा माहौल हुआ, कोई भी जाति गलत नहीं होती, कोई भी समाज गलत नहीं होता। समाज में अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ऐसी देश में होता है, ऐसी प्रदेश में होता है, ऐसी राजनीति में होता है, ऐसी पत्रकारिता में, ऐसी वकालत में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। परसेंटेज अच्छे लोगों की बल्कि ज़्यादा है। लेकिन जो माहौल बनाया गया, जो दिखाया गया, जो पिक्चर जनता के सामने पेश की गई, उन लोगों द्वारा जो हाईएस्ट ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एससी से बड़ा बिजली विभाग में कौन होता है? कोई नहीं होता। मंडल अफसर होते हैं ये जब जो बिजली निगम के जो एससी होते हैं, ये एक जिले से नहीं, ये एक पूरा एक मंडल होता है, जो कई जिले भी उसमें का एरिया शामिल होता है। वो ओपी सर्कल में बता रहे, सर्कल में है ये। तो ये जो गीतूराम तंवर की जो बात है, अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल है, और तुरंत विभाग ने उन पर एक्शन भी लिया और उनको सस्पेंड भी किया। तुरंत से पहले कुछ हुआ था, उसका एक तरह से पूरी तरह से उसका सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, उसके बाद शिकायतें दी गई। देखिए, तुरंत हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि एकदम से बवाल हो गया, आउटरेज हो गया, और उसके बाद आपको पता ही है कि फिर विभाग को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि वो एक अधिकारी था, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन पॉलिटिशियंस ने तो पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दी हुई है, उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब देखो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं हरियाणा में, लेकिन जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने तो हवा सिंह सांगवान का नाम आपने सुना होगा, जो काफी जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने इस बात को लेके काफी टिप्पणी की थी कि ये तो बाहर से आए हुए हैं, रिफ्यूजी हालांकि बाद में इस वर्ड पर बैन लग गया है। रिफ्यूजी कहा कि भाई ये जो कुर्सी पे जो बैठे हैं तो रिफ्यूजी है। तो उसको लेके देखो ना, जब आप ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे क्या एक जाट ही बैठ सकता है? ब्राह्मण भी बैठ सकता है, पहला हमारे पंजाबी भी बैठ सकता है, अहीर भी बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है। जिसको जनता चाहती है वो बैठता है, जिसकी पार्टी की परिस्थितियां होती है, जैसे जिस पार्टी का बहुमत आता है तो वो उसी हिसाब से देखते हैं। वोट बैंक का हिसाब देखते हैं कि कौन सा वोट बैंक किसके साथ है। अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, तो ओबीसी को लुभाने के लिए, ओबीसी का वोट बैंक लेने के लिए नायब सिंह सैनी को बिठाया गया। ये हमारे ऊपर लेवल के जो लोग हैं, जो बड़े राजनेता है, वो हमेशा ही आंकड़ों के हिसाब से जातियों के साथ खेलते हैं। कुछ नेताओं को फील्ड में उतार देते हैं जाति पाति का बंटवारा करने के लिए। आप देखोगे कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने जाति को लेकर ऐसी टिप्पणियां की है जिसको लेके वो वादों विवादों में भी आए और विवाद खड़ा भी हुआ, और समाज भी कहीं ना कहीं डिवाइड होता दिखाई दिया। जैसा आपने अभी जिक्र किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार मुख्यमंत्री रहते ये कहा था कि मैं पहले जाट हूँ फिर मैं मुख्यमंत्री हूँ। आज तक इसी अपनी एक स्टेटमेंट की वजह से कुर्सी के नज़दीक तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि इसको लेके समाज में एक ऐसा बंटवारा हुआ कि ये तो केवल जाटों का मुख्यमंत्री है। विपक्ष ने भी, आम जनता में भी ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि ये केवल जाटों का मुख्यमंत्री है। ऐसे ही अभी बात उसमें आई थी कि फिर मुख्यमंत्री
मनोहर लाल थे, तो करनाल में नगर निगम का चुनाव था, तो वहाँ पे उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर पंजाबियों को ही वोट देनी है, पंजाबी को ही वोट देनी है, तो मैं भी पंजाबी हूँ। जबकि उससे पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल जो पेज है, फेसबुक का पेज है या जो भी उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट बने हुए थे, और अपने नाम के पीछे से उन्होंने अपना सरनेम हटाने के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को बोल दिया था सरकार में रहते हुए। लेकिन जब ये दिखा कि अब चुनाव है और पंजाबियों की वोट लेनी है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि मैं भी पंजाबी हूँ। तो ऐसे कितने नेताओं के आप नाम गिनोगे? मनोहर लाल खट्टर की आपने बात की, देखिए मनोहर लाल खट्टर नहीं, राम कुमार गौतम है। राम कुमार गौतम जो सफ़ीदों के एमएलए, इनके खिलाफ तो दिसंबर 2025 में बाकायदा शिकायत भी हुई। उन्होंने जब कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जिसको हम अभी कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। उन्होंने कुछ ऐसा, जब नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री थे तो एक जनसभा थी, हाँ, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि भाई जाट समाज तो इनसे जलते हैं, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिया। जो नहीं, हम उसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको बता देते हैं, दर्शकों को थोड़ा सा उनको याद भी आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि बटेऊ तो खाना खाते हैं और फला कुत्ते ऐसा कुछ करके उनके कुछ ऐसा बहुत ही जलते हैं, ऐसा करते हैं, निम्न स्तर का जो है एक स्टेटमेंट दी थी। तो खिलाफ शिकायत भी हुई। और मतलब कहने को तो भी राम कुमार गौतम ने इसको लेके माफी भी मांगनी पड़ी, सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दी कि भाई चलो राम कुमार गौतम तो गलती करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं। और राम कुमार गौतम बुजुर्ग आदमी हैं, वो पुराने जैसे देसी स्टाइल में होते हैं ना, वो अपना, बल्कि उस स्टेटमेंट के बाद ओम प्रकाश धनखड़ जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये जो माहौल क्रिएट हुआ है ना, इसके पीछे हमारे राजनीति के लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जब कभी भी चुनाव होगा तो चुनाव में सबसे पहले उनके पास एक लिस्ट होती है कि इस फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो विधानसभा की हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो कितने जाट हैं, कितने पंजाबी हैं, कितने बनिए हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने सैनी हैं, और और एससी के अंदर भी अब तो डीएससी कैटेगरी आ गई, कितने वो हैं। और टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त भी कि किस कास्ट के कैंडिडेट्स को टिकट देनी है, ताकि फलां जो कास्ट के वोटर्स हैं उनको लुभाया जा सके, उनको अपने पक्ष में लिया सके। तो ये पार्टी लेवल पे भी काम होता है, ये कैंडिडेट लेवल पे भी काम होता है। बहुत सारे विधानसभा में सिर्फ इसीलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाति के उस गेम के अंदर फिट हो जाते हैं। तो और बल्कि कई बार तो ऐसा सोशल इंजीनियरिंग किया जाता है कि बीजेपी पार्टी है, शहरी पार्टी है, तो यहाँ पर ये नॉन जाट के वोट ले लेगी। कि ये नॉन जाट का जो वर्ड कॉइन किया गया है, खास करके 2016 के बाद, जैसे तो मतलब ये बड़ा ही डिविजिव है, बड़ा ही शरारतीपूर्ण जो ना इस वर्ड को किया गया, ताकि पॉलिटिकली इसका बेनिफिट उठाया जा सके। कि जैसे मुख्यमंत्री जब बने मनोहर लाल खट्टर, इनको नॉन जाट सीएम कहा गया कि जाट इनको देख के खुश नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते हैं, चौटाला के बाद वो हुड्डा बन गया और अब जाट सीएम ही बनता रहे। तो ये नॉन जाट सीएम के रूप में, और समाज की तरफ से, जाट समाज की तरफ से भी काफ़ी सारी ऐसे रोष प्रदर्शन किया गया। लोग करने वाले तो सिलेक्टिव लोग होते हैं, लेकिन ब्रांडिंग पूरे समाज की हो जाती है कि शायद जाट नहीं चाहते, होते कुछ लोग ही हैं जो ये सब कुछ करते हैं। मेरे को एक वाक्य याद है, जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम होते थे तो सरकार आपके दवार उन्होंने कार्यक्रम चलाया चुनाव से ठीक पहले। तो जब हसनगढ़ हल्का होता था तो सापला के पास गांव है भैंसरू कला और भैंसरू खुर्द। भैंसरू खुर्द में जाट और अदर कास्ट है, और भैंसरू कला में ब्राह्मण बाहुल्य गांव है और कुछ अदर कास्ट है, जाट नहीं है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे उनका कार्यक्रम हुआ तो गांव के लोगों ने लंबी चौड़ी उनके सामने मांग रख दी कि हमारे गांव में ये भी काम होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए। तो बोला गया, तुम्हारे गांव से वोट तो 3 आई थी, लिस्ट इतनी लंबी दे दी। बोले ये और कोई काम तो इनका हो या ना हो, लेकिन इनके ना शमशान घाट पक्के करवा दो भाई, वहाँ तक तो रास्ता पक्का करवा दो ताकि इनको फूक के आवे तो कोई दिक्कत ना आवे। तो वो स्टेटमेंट भी जो है वहाँ के लोगों को काफ़ी
नाराज हो गए थे इस बात को लेकर कि भाई इन्होंने ऐसी बातें कही। तो ये कोई आज से नहीं चलता आ रहा, ये जो जाति को लेके नेता जो है वो अपनी नाराज़गी जो प्रकट करते हैं। अभी इसी चुनाव में आप देखोगे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, उन्होंने भी एक गांव में गए थे, तो कोई कार्यक्रम था वहाँ पे बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के पास कोई गांव में, उन्होंने कहा कि ये हीर और जाटों का समीकरण को लेकर कोई बात थी, तो जाटों के बारे में उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की थी कि वोट तो है नहीं, काम के लिए तुम सबसे पहले आते हो। तो ये जाति को लेकर कोई ऐसा नेता छूता नहीं है। हालांकि कुछ तो है कि पब्लिकली बोल देते हैं मुंह फट, या सरकार की तरफ से या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनको इशारा किया जाता है कि आप ऐसा बोलोगे तो कुछ न कुछ इसका बेनिफिट पार्टी को या किसी को भी हो सकता है। नहीं, आप ये देखिए कि हम किसी भी पॉलिटिशियन का नाम ले ले, उनको उनकी जाति के नेता के नाम से ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा में हुड्डा को जाटों का कहते हैं, राव इंद्रजीत को अहीरों का, यादवों का नेता कहते हैं, मतलब उनकी जाति से। खट्टर को पंजाबी नेता कहते हैं, तो प्रोफेसर रामविलास को ब्राह्मणों का नेता कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी को, चौटालाज को तो चौटालाज और हुड्डाज के बीच में जो है जाटों की वोट बैंक नेतृत्व करने को भी वोट बैंक को लेकर के लड़ाई रहती है। दादा राम गौतम तो माशाल्लाह है, वो तो कुछ भी है। पंडित अरविंद शर्मा है, और वो पार्टी बदलते हैं, नेता भी बदलते हैं, और खैर वो तो उनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में तो क्या कहें। इसी तरह से हर नेता जो है ना जाति देख करके और इस समीकरण देख करके ही होता है। तो इसका असर जो है सबके मानसिक पटल पर भी पड़ता है। तो गीतू राम तंवर कोई मतलब एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो जो वो लिस्ट होती है, पीडीएफ होती है, उसमें से कुछ तो ऐसे बदमाश लोग होते हैं, उसमें से उनके सरनेम को देख करके जाटों की लिस्ट बना देंगे। भाई इस बार जाटों के 30, 35, 40 जाटों का दबदबा रहा, इस तरह की लिस्ट बना करके और वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। आप सोच के देखिए, जो जाट समाज से नहीं आता और वो इस तरह की चीज़ों को उनके सामने आती है। पर फिर अब आप नहीं, जिसने ये पीडीएफ में से वो नाम निकाल करके अपने अंदाजे से, अब वो पता नहीं मलिक लगा हो तो वो जाट मान के, तो पंजाबी भी हो सकता है। आजकल तो सरनेम से आप कंफर्म नहीं हो ना कि किस जाति से है। तो उसका, उस लड़के की या लड़की की यूपीएससी में अचीवमेंट को लेकर क्या योगदान है? ना तो उसने तैयारी करवाई है, ना शिक्षा का पैसा दिया, ना कोचिंग का पैसा दिया। उसके घर में क्या समस्या रही, उसको क्या आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कोई उसको प्रॉब्लम रही, किस चीज़ ना, सिर्फ जाति का दम्भ जो है ना, वो सोशल मीडिया पर उसने वो रायता फैला दिया। आप ये देखिए सत सिंह जी, अगर किसी जाति का बच्चा कोई अचीवमेंट हासिल करता है तो समाज के लोग, उस जाति के लोग उसका सम्मान समारोह करते हैं। आपने देखा होगा कि बामले गांव में एक लड़की कोई कुश्ती में जीत के आई, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया गया। फिर आप बात करोगे हुड्डा खाप का नाम, आपने अभी हमारे यहाँ रोहतक में हुड्डा खाप है, तो 3 हमारी बॉक्सर बेटियां थी, एक पहलवान थी, 2 बॉक्सर थी। तो हुड्डा खाप ने उन तीनों हुड्डा गोत्र की बेटियों को सम्मानित किया। जब हुड्डा खाप है तो उस खाप में जितनी भी जातियों के लोग आते हैं, जितनी भी और भी जातियों के बच्चे हैं, अचीवर्स होते हैं, तो उनको भी सम्मानित करते, तो इससे क्या दिक्कत है? नांदल खाप हर साल यहाँ बोहर गांव में नांदल गोत्र के जो लोग बच्चे हैं, अचीवर्स होते हैं, उनकी सफलता पे उनको हर साल सम्मानित किया जाता है। तो जब यहाँ आपके बिल्कुल ग्राउंड तक, घर घर तक जाति घुसी हुई है, गोत्र घुसे हुए हैं आपका समाज में, तो फिर आप ऐसे जो लोग हैं गीतू राम तंवर जैसे लोग, तो इनको तो बल मिलेगा ना ऐसी बातों में। एक समस्या है, देखिए अपनी जाति के बच्चों को सम्मानित कोई कर रहा है, ठीक है, वो भी बुरा नहीं है। मतलब होना चाहिए कि वो जितने भी उस एरिया के अंदर जितने भी ऐसे मेधावी बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, वो करे। लेकिन अगर वो कर रहे हैं, तो गीतू राम तंवर की एक अलग बात यह कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कि डेरोगेटरी था, अपमानजनक था। क्योंकि अपनी जाति के बच्चों को सम्मानित करना कभी किसी और का तिरस्कार नहीं है, किसी और का
किसी और का अपमान नहीं, नहीं अच्छी है। बात है, समाज नहीं, में मैं अपने कह रहा हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाए, इसमें कोई देखो, बुराई नहीं है। गीतूराम तंवर ने देखो ये गलत किया। मुझे तो वो याद है कुरुक्षेत्र में या कहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान एक एसडीएम साहब थे, बाद में तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, और उन्होंने उनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुई थी छोटी सी, कि जो भी किसान आगे आए सड़क पर उसके सीधा सर में लठ मारो। और उसके बाद फिर बड़ा बवाल मचा था कि ऐसा कौन सा मतलब अधिकारी है जो किसानों को देखते ही सिर में लठ मारने का। पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर थे या कोई प्रशासनिक अधिकारी मुझे लगता थे। है वो एसडीएम साहब थे या कोई ऐसी प्रशासनिक पोस्ट पे थे, सीधा सर में लठ मारने की जो बात गई थी, बाद में बवाल मचा, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी होते हैं जो मिलने वालों की लिस्ट होती है ना, उनमें से उनकी जाति का अगर वो मिलने वाला है उसको कुर्सी बैठा के चाय और बिस्किट खिलाएंगे, और अगर दूसरी जाति का है तो उसको खड़ा रखेंगे, उसको 2 मिनट में फारिग कर देंगे। ऐसा हम तो पत्रकारिता में पिछले 20 सालों से हैं, और हम तो ये देखते आए हैं अधिकारी जो कुर्सी पर बैठते हैं, चाहे वो पुलिस के बड़े अधिकारी हों, चाहे वो प्रशासन में बड़े अधिकारी हों, यानी कि मीडिया वालों की भी जाति देख करके उससे राफ्ता करते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे पंडित जी हैं और पंडित जी क्या हाल है, और दूसरा अगर पंडित जी नहीं है तो उसको थोड़ा सा मतलब या उल्टा भी होता है, वो जे फैक्टर, हमारे तो जे फैक्टर कहते हैं, अच्छा ये जे है तो ये अपना आदमी है, इसका स्पेशल फोन ठाना है, इसके काम करने हैं, और दूसरा जे नहीं है तो थोड़ा सा इसको साइड में कर देना है। तो ये देखो ये हो रहा है। तो सब जगह गीतूराम तंवर बैठे हुए हैं, और भगवान सद्बुद्धि दे। और देखो ऐसा अगर हम करेंगे तो नुकसान ओवरऑल समाज का ही देखो ये तो है, आप अपनी जाति पे प्राउड फील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए, भगवान ने आपको उस जाति में जन्म दिया, करो। लेकिन दूसरे जाति के लोगों का अपमान करना, तिरस्कार करना, ये कौन से किताब में लिखा हुआ है? तो कम से कम दूसरी जाति के लोगों का सम्मान कीजिए। नहीं, मैं इसमें एक ही बात कहता हूँ। देखो एक तरह से जो हम समाज के लोग हैं ना, समुंदर में हम एक जहाज में सभी सफ़र कर रहे हैं आप अपने तरीके से, और कोई भी छेद करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, तो पानी जो है जहाज में आएगा, और जहाज में पानी आएगा तो सभी डूबेंगे। ऐसा नहीं है पंडित जी ने छेद किया है तो सिर्फ जाट डूबेंगे, या जाट ने छेद किया है तो सिर्फ मतलब पंडित जी डूबेंगे या फिर ओबीसी डूबेंगे ना। छेद जहाज में कोई भी करे, समाज में कोई भी गलत काम करे, गलत एग्जाम्पल सेट करे, तो पानी जो सब पर आएगा, भुगतना सबको पड़ेगा, सफ़र सबको करना पड़ेगा। इसीलिए सब से ये अपील है कि ये समाज अपना है, और इसके अंदर भाईचारे से, सौहार्द से रहिए, अच्छे एग्जाम्पल सेट कीजिए, बढ़िया बच्चों को शिक्षा दीजिए, और जाति पाति से ऊपर उठ करके सोचिए। मुझे लगता है यही एक अच्छे समाज की, स्वच्छ समाज की एक निशानी है। आपको ये पॉडकास्ट में जो हमारी चर्चा है वो कैसी लगी, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। नमस्कार।